Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to do Partnership Accounts, Unit 1, Introduction to Partnership Accounts. Right. इसका एक एक करके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस को पहले सॉल्व करेंगे. Starting today's class with illustration 1. Come to page number 10.15 in your study material. 10.15. यस, इलस्ट्रेशंस के हेल्प से अपने चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे. जैसे इलस्ट्रेशन 1 में पूछा क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. यानी पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा उसके रिस्पेक्ट में जर्नल एंट्रीज देना है. पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा उसके रिस्पेक्ट में जर्नल एंट्रीज देना है. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अप्रोप्रिएशन मींस डिवीजन. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए अपने एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर? अब देखते हैं आगे. A and B start business on 1st January 2022. तो 1st January 2022 को A and B ने बिजनेस स्टार्ट किया. दो पार्टनर्स है A and B विथ कैपिटल्स ऑफ ₹30,000. यानी पार्टनर A का कैपिटल 30,000 है, पार्टनर B का कैपिटल 20,000 है. पार्टनर ए का कैपिटल ₹30,000, पार्टनर बी का कैपिटल ₹20,000. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर बी is entitled to a salary of ₹500 per month. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर बी को ₹500 पर मंथ का सैलरी मिलेगा. तो पूरे साल का सैलरी कितना हो गया? पर मंथ 500. 6,000. कितना? 6,000. 6,000. So 6,000 is partner B's salary. अब इसके लिए क्या एंट्री पास होता है? इसके लिए दो एंट्री पास होता है, ध्यान से देखना. सबसे पहले पार्टनर्स सैलरी, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे. तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट 6,000. पार्टनर बी क्या बोलेगा? ये सैलरी का रुपया मेरे को इन हैंड कैश में देने का जरूरत नहीं है, इसको मेरे अकाउंट में चढ़ा दो. एंड पार्टनर बी का अकाउंट बिजनेस में इस पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर बी क्या बोल रहे हैं कि इस सैलरी का रुपया मेरे को इन हैंड कैश में देने का जरूरत नहीं है, मेरा अकाउंट बिजनेस एंटिटी में इसको चढ़ा दो. एंड पार्टनर बी का अकाउंट
in the partnership business is partner B's capital account. पार्टनर बी का खाता चल रहा है ना बिजनेस में, विच इज कॉल्ड पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट, तो उसमें चढ़ाने बोल रहे हैं। यानी कैपिटल अकाउंट में इसको क्या करे, ऐड या लेस? ऐड। ऐड। सो कैपिटल में ऐड, यानी कैपिटल इंक्रीज, सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो पार्टनर्स सैलरी के लिए सबसे पहले एंट्री पास होगा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राइट। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन जनरल जब भी अपने सैलरी का पेमेंट करते हैं, एंट्री क्या पास होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इधर में पार्टनर्स सैलरी है तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं हुआ, क्योंकि पार्टनर इसका पेमेंट कैश में नहीं लिया। क्या बोला, मेरा अकाउंट जो बिजनेस में मेंटेन किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट, उसमें इसको चढ़ा दो, यानी कैपिटल अकाउंट में इसका पैसा को जोड़ दो, ऐड कर दो। कैपिटल इंक्रीज तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री इज पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, ये पार्टनर्स सैलरी को फिर अपने कहां डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो जब अपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पार्टनर सैलरी तो अभी डेबिट हुआ वही है, अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देंगे तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट क्रेडिट। जैसे अपने कोई भी सैलरी का एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो जाता है ना, इधर में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। आई बात समझ में? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरी, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में टू पार्टनर्स सैलरी। ओके, सो पार्टनर्स सैलरी के लिए दो एंट्रीज क्या पास हुई, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट? नो सर। अच्छा, ये दोनों एंट्रीज का अगर एक सिंगल एंट्री पूछूं तो, ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री बना के दो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली इधर में अपने लोग बीज कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो अपने या तो ये दो एंट्रीज दे सकते हैं या फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। And interest is to be allowed on capitals as 6% per annum. कैपिटल कितना है, पार्टनर ए का 30,000, पार्टनर बी का 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट
6% पर एनम है, सो 30,000 का 6%, 1,800, 20,000 का 6%, 1,200. So this is interest on capital. अब इसके लिए जैसे पार्टनर्स सैलरी के लिए तो एंट्रीज पास किया था, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी ऐसे ही दो एंट्रीज अपने पास करेंगे। कोशिश करो बताने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस एंटिटी को देना है टू द पार्टनर्स या पार्टनर्स से लेना है? देना है पार्टनर। देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टोटल इंटरेस्ट इज 3,000, 1,800 प्लस 1,200। टू, पार्टनर क्या बोलेगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रुपया मेरे को इन हैंड कैश में देना नहीं है, बिजनेस एंटिटी में जो मेरा अकाउंट चल रहा है उसमें इसको जोड़ दो। कौन सा अकाउंट मेंटेन हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर ए का इंटरेस्ट पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट में जोड़ दो, ऐड इंक्रीज क्रेडिट। पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट में जोड़ दो, ऐड इंक्रीज क्रेडिट। सो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, एज कैपिटल अकाउंट, कितना से, 1800, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना से, 1200। अब ये इंटरेस्ट को अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सा साइड में, डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 3,000। आई बात समझ में? अब ये दोनों एंट्रीज का एक सिंगल एंट्री बता दो फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू ए's capital 1,800 to b's capital 1,200। क्लियर है? द रिमेनिंग प्रॉफिट्स मतलब नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोर्शन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट मिलेगा। उसमें से पार्टनर्स सैलरी 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 को अपोर्शन करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंगस्ट द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। सो ये इनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ड्यूरिंग 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ड्यूरिंग 2022 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग salary to B and interest on capital to A and B अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000। 25,000 का प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने। तो 25,000 में से तो पहले 6,000 का सैलरी, 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद कितना बचा, 16,000। 16,000 बचा। तो 16,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट को अपने पार्टनर ए एंड बी के बीच में अपोर्शन करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो एक एक को कितना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, 16,000 इंटू 5/8, 10,000।
बी को 16,000 into 3/8, 6,000. So this is their share of profit. शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने क्या करें? प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल में ऐड यानी कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। सो एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000। बीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,000। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 16,000 to A's capital 10,000 to B's capital 6,000। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले ये 25,000 का प्रॉफिट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लाना होगा। कहां से? कहां से मिलेगा ये नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो ये 25,000 का नेट प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा विथ ₹25,000। डेबिट कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 25,000। डेबिट साइड में 6,000 का सैलरी, 3,000 का इंटरेस्ट एंड 16,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन? ये सोनू क्लियर है? बोलो फटाफट ये सोनू में। ये सर ओके। इसका कोई रोल नहीं था? इसका वहाँ जो नीचे ड्राइंग्स लिखे थे हाँ, ड्यूरिंग। कमिंग टू इट। ड्यूरिंग द ईयर ए withdrew ₹8,000 and B withdrew ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस यानी पर्सनल पर्पस। दीज आर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को सिंपली अपने क्या करते हैं? कैपिटल से लेस। ड्राइंग्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स में मतलब पार्टनर्स ने साल में जो पैसा अपने घर खर्च के लिए बिजनेस में से निकाला है, ये वो अमाउंट है। तो इसको सिंपली अपने क्या कर रहे हैं? कैपिटल में से लेस कर रहे हैं। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। क्लियर? यस सर। सानिया, कोई डाउट नहीं इलस्ट्रेशन 1 में? नहीं है सर। ठीक है, अभी आगे और इलस्ट्रेशंस करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। गुड्डू आप बताओ। क्लियर है। क्लियर है? प्रद्युम? चलो इलस्ट्रेशन 2। राम, रहीम एंड करीम are partners in a firm. They have no agreement. So there is no partnership agreement between them. There is no agreement, no agreement. There is no partnership deed. In respect of profit sharing ratio, यानी आपस में किस रेशियो में इन लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को लोन एडवांस लोन देता है तो इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन मिलेगा, उसके रिस्पेक्ट में भी देयर इज नो अग्रीमेंट। एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू दी पार्टनर्स।
रेम्युनरेशन मतलब पार्टनर्स सैलरी। देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है या पार्टनरशिप डीड इन मैटर्स के रेस्पेक्ट में साइलेंट होता है, देन इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड में बताया हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना होगा, तो उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट क्या होगा, पार्टनर्स सैलरी क्या होगा, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, देन क्या फॉलो होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वल होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहे हैं? व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर विल बी इक्वल। सो इसमें तीन पार्टनर्स है, राम रहीम एंड करीम। सो इनके बीच का पीएसआर विल बी 1:1:1। तो पीएसआर ये होगा। देन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? अगर पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट नहीं है या साइलेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन एक्ट क्या बोलता है? तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। एक्ट बोलता है देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दिस केस ऑल्सो। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स, यानी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन एडवांस यानी दिया है, देन इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, then interest on partners loan will be 6% per annum. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम के लिए अलाउ करता है पार्टनरशिप एक्ट। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम अलाउ करता है पार्टनरशिप एक्ट व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट or the agreement is silent with regards to remuneration payable to partners, yani partners salary, then there will be no partners salary. Act बोलता है there will be no partners salary, there is no agreement, no partners salary. Clear? So ये जो चार मैटर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर्स, ये सारे मैटर्स कैसे डिसाइड होंगे? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, बिकॉज देर इज नो अग्रीमेंट। क्योंकि देर इज नो अग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाएगा। एंड एक्ट के अकॉर्डिंग व्हेन देर इज नो अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, देर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन yes, 6% per annum. Remuneration payable to partners, no, nothing. There is no remuneration payable to partners. अब इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, अब सारे पार्टनर्स के बीच में ये मुद्दा छिड़ा हुआ था कि प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स, मतलब उन लोग ने ये सब दावा किया है। जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मुद्दा छिड़ा हुआ था, तो पार्टनर्स ने अपने तरफ से ये सब क्लेम किया है, दावा किया है। क्या क्या?
राम राम क्या कहते हैं? हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल। राम क्या बोलता है कि मैंने मैक्सिमम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, तो मेरे को इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम मिलना चाहिए। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे? कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे। एंड राम ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज राम का मैक्सिमम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो राम चाहता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होए। एंड साथ ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का भी चाहिए। बट रहीम एंड करीम डू नॉट अग्री, ऑब्वियसली। तो बोलो, अब ये मुद्दा कैसे डिसाइड होगा? एक्ट क्या बोलेगा इसमें? एक्ट को फॉलो करेंगे। व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट वी फॉलो द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, मिलेगा। नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो और इक्वल? इक्वल। इक्वल, 1:1:1। तो ये ऐसे डिसाइड हुआ। रहीम हैज डिवोटेड, रहीम क्या दावा कर रहा है? व्हाट इज रहीम्स क्लेम? रहीम ये बोल रहे हैं कि आई हैव डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस। होता है ना पार्टनरशिप बिजनेस में, एक बंदा काम करता है बहुत ज्यादा, तो इस केस में रहीम है। तो रहीम बोलता है कि मैंने फुल टाइम डिवोट किया पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए, एंड देयरफॉर ही डिमांड्स सैलरी एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ। तो उसको चाहिए पार्टनर से सैलरी अलग से। बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। ये डिसाइड करके दो, इसमें क्या डिसाइड होगा बोलो? रहीम को इस पार्टनर से नहीं सैलरी, बोलो, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। देन 3 में करीम, करीम का क्या क्लेम है? करीम बोलता है कि मैंने पार्टनरशिप बिजनेस को ₹2000 का लोन दिया है। सो करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum। तो करीम बोलता है कि मैंने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया है और मेरे को इस पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट चाहिए। किस रेट से? मार्केट में जो इंटरेस्ट का रेट है, मार्केट में इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम है, तो मेरे को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऑन पार्टनर्स लोन चाहिए। अब ये मैटर कैसे डिसाइड होगा? क्या बोलता है एक्ट? 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, तो मेरे को बोलो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 पर 6% कितना हुआ? 20। ₹120। 120। सो 120 का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is not appropriation of profit. It is not distribution of profit. It is what? A normal business expense. यानी ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे नॉर्मली जब अपने बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is like any other business expense which shall be debited in profit and loss account. It will not go in profit and loss appropriation account.
आगे क्या बोला है, हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट, हमने डिस्प्यूट को सेटल कर लिया, कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, पार्टनर्स सैलरी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोग 6% पर एनम। तो हमने डिस्प्यूट को सेटल करके अपना आंसर इस तरीके से प्रेजेंट किया। ऐसे, there is no partnership deed, therefore the following provisions of the Indian Partnership Act are to be applied for settling the dispute. No interest on capital is payable to any partner, therefore Ram is not entitled to interest on capital. राम का एक और क्लेम था कि प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांटे, सो एक्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। रहीम का क्लेम था कि वो पूरा टाइम बिजनेस को रन करने के लिए डिवोट करता है, तो उसको सैलरी चाहिए, सो नो रेम्युनरेशन इज पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर रहीम इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। एंड करीम, जिसने पार्टनर्स लोन दिया था बिजनेस को, उसको इंटरेस्ट रेट 6%, 12% पर एनम के हिसाब से चाहिए, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, बट 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। So interest on loan payable to partner is not an appropriation of profit. It will be charged to profit and loss account. So next अपने को क्या करना है, prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve. क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रॉफिट का जो 10% है उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करना है, फ्यूचर के लिए, सेविंग्स है ये, अदरवाइज सारा प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं होगा, तो फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए रिजर्व में 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, यानी प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालो, सेविंग्स है ये फ्यूचर के लिए, सारा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, ऊपर में जितना भी क्लेम हुआ है, before taking into account any of the above claim, net profit before taking into account any of the above claims amounted to rupees 45,000 at the end of the first year of their business. So net profit कितना निकला, 45,000। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें या 45,000 में से पहले कुछ एडजस्टमेंट करके देन डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे, बोलो। रिजर्व रखें। रिजर्व तो रखेंगे, बट रिजर्व को असाइड करने से पहले कुछ और 45,000 में से कुछ और एडजस्टमेंट। लोन का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट पीएल अप्रो का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है ये। किसका आइटम है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। ये नेट प्रॉफिट कहां से निकला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आया ये, एंड इट इज बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, यानी इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस नहीं किया हुआ है। तो पहले अपने को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि हमने ₹120 कैलकुलेट किया था, उसको माइनस करेंगे। सो 45,000 माइनस 120 इज 44,880 का प्रॉफिट हमारे पास है, नेट प्रॉफिट हमारे पास है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब
44,880 का 10% कितना हो रहा है? 4,488, ये रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो बताओ रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से 4,488 निकाल कर रिजर्व में डाल रहे हैं, तो रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले तो ये 44,880 को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आएंगे। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। कहां से? पीएल अकाउंट से। तो उसके लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 44,880, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 44,880 एंड देन उसके डेबिट साइड में टू रिजर्व 4,488। तो रिजर्व में 10% ट्रांसफर करने के बाद कितना बच रहा है? 44,880 माइनस 4,488, 40,392। 40,392, इसमें से कोई भी पार्टनर्स सैलरी देना है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है? नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है। सिंपली क्या करना है, ये 40,392 का प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो सिंपली डिवाइड बाय 3, कितना रहे? 13,464। सो एक एक पार्टनर का शेयर कितना है? 13,464, जो कि उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रहीम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल, करीम्स कैपिटल। देखो ऐसे। समझ में आया? अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 का जो डेटा है दैट इज सेम एज इलस्ट्रेशन 1। जैसे इलस्ट्रेशन 1 में अपने एंट्रीज को पास किए थे, अभी सेम डेटा इलस्ट्रेशन 3 में दिया हुआ है और इसमें अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सेम क्वेश्चन है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 25,000, टू बी's कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स सैलरी 6,000, टू ए's कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 1,800, टू बी's कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 1,200। देन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको अपने 5:3 के रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट दिए, जो कि उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल 16,000 का 5/8 10,000, बी's कैपिटल 16,000 का 3/8 6,000। क्लियर है? राइट। अभी ध्यान से, तो इलस्ट्रेशन 1 में हमने जर्नल एंट्रीज पास किया था। इलस्ट्रेशन 3 में सेम क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। इलस्ट्रेशन 4 में सेम क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो इलस्ट्रेशन 4 का क्वेश्चन
इज सेम एज इलस्ट्रेशन 1 और 3 में जो था। तो इलस्ट्रेशन 4 में हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी प्रिपेयर करके देना है। ठीक है। सो एज कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट किया था 30,000 से। ए का ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 30,000, तो जनवरी 1 बाय बैंक 30,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या एंट्री पास हुआ था बोलो? ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 1,800। सो ए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,800। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंट्री पास हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000। तो एज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000। देन सानिया यू वर टेलिंग ड्रॉइंग्स, ए का ड्रॉइंग्स ₹8,000 है, इसको अपने कैपिटल से लेस यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 बैंक और 2 ड्रॉइंग्स 8,000। क्लियर है? ड्रॉइंग्स के लिए बेसिकली एंट्री क्या होता है? 2 एंट्री पास होता है। एक है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड सेकेंड एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो जब पार्टनर ड्राइंग करता है कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या एंट्री पास करता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड ईयर के एंड में टोटल ड्रॉइंग्स को अपने कैपिटल अकाउंट में से लेस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। कौन सा साइड? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड 2 ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ईयर के एंड में क्लोज हो जाता है बाय ट्रांसफर ऑफ इट्स अमाउंट टू दी कैपिटल अकाउंट, है ना? सो जब ड्रॉइंग्स करते हैं तो ड्रॉइंग्स टू बैंक या टू कैश होते जाता है, एंड ईयर के एंड में टोटल ड्रॉइंग्स को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ड्रॉइंग्स को कैपिटल से लेस करते हैं, कैपिटल लेस डिक्रीज डेबिट, सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो दोनों एंट्री का कंबाइंड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप चाहो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स करो या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करो, दोनों आप करेक्ट होंगे, दोनों में आप करेक्ट होंगे। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी 33,800। सेम वे में अपने बी के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, बट बी के केस में एक पार्टनर्स सैलरी भी था जिसके लिए एंट्री पास हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। तो वही बीज कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर बीज सैलरी 6,000। बाकी तो जैसा ए का है वैसा बी का है, अमाउंट डिफरेंट है। क्लियर? क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। तो इलस्ट्रेशन 1, 3 एंड 4 तीनों सेम क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 1 में जर्नल एंट्रीज, और देखो ना जर्नल एंट्रीज में दो ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इलस्ट्रेशन 3 में सेम क्वेश्चन पार्टनर्स, सेम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उसमें, एंड इलस्ट्रेशन 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्रीज के साथ पोस्टिंग भी हो गया इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 में, 1, 3 एंड 4 में। क्लियर है?
चलो इलस्ट्रेशन 5 करते हैं, रेडी? A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. Effective capital. Now, what is this effective capital? यानी A और B तो पार्टनर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलस्ट्रेशन 1 to 4 एकदम बेसिक क्वेश्चन था जो कि चैप्टर के कंसेप्ट को समझाता है। इधर में इलस्ट्रेशन 5 एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया चीज सीखेंगे इसमें। सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? इफेक्टिव कैपिटल का मतलब। सो इधर में ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। समझेंगे खुद से। दे हैड rupees 1 lakh and rupees 60,000 respectively in their capital accounts as on 1st January 2022। तो ओपनिंग डेट में 1st Jan 2022 को ए का कैपिटल 1 लाख, बीज कैपिटल 60,000, राइट? और इन लोग आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव कैपिटल? विल अंडरस्टैंड, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन के लास्ट में वी गेट टू नो दैट क्लोजिंग डेट इज 31st December, यानी कैलेंडर ईयर इज फॉलोड एज द अकाउंटिंग ईयर। ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st January, ends on 31st December. So this is the accounting year. Calendar year is the accounting year in this sum. So 1st January को ईयर स्टार्ट होता है, ओपनिंग डेट को ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 60,000, right? Now A introduced a further, अब इसमें थोड़ा अकाउंट मतलब इसमें अकाउंट्स का उतना जरूरत नहीं है, सिंपली थोड़ा इसमें अपने को कॉमन सेंस यूज करना। A introduced a further capital of rupees 10,000 on 1st April 2022. A introduced a further capital of rupees 10,000 on 1st April 2022. यानी A ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1st April 2022 को, कितना? 10,000 का। तो इससे पहले A का कैपिटल कितना था? सिंपल क्वेश्चन है। 1st April से पहले A का कैपिटल कितना था? कितना 1 अमाउंट lakh. का था? 1 लाख। टिल व्हेन? टिल व्हाट डेट? 1st April. Till 31st March, right? Yes or no? So this 1 lakh capital was effective for how many months? 3 months. 3 months. One lakh capital is effective for 3 months. Then what happened on 1st April 2022? A introduced a further capital of rupees 10,000 on 1st April 2022. So A's capital became rupees 1 lakh 10,000. So 1st April से A का कैपिटल 1,10,000 का हो गया। And another rupees 5,000 on 1st July 2022.
Now my question, before 1st July 2022, what was A's capital? 1,10,000. 1,10,000. Till when? 30th June. So this 1,10,000 was effective for how many months? April, May, June. 3 months. 3 months. ये 1,10,000 का कैपिटल अप्रैल से शुरू होकर अप्रैल 1 अप्रैल 2022 को हुआ था 1,10,000 का कैपिटल, एंड इसके बाद द नेक्स्ट चेंज इन कैपिटल केम on 1st July 2022. So before this, 1,10,000 का कैपिटल was effective for April, May, June, 3 months. On 1st July 2022, what happened? Another rupees 5,000 was introduced by A as further capital. So the capital became rupees 1,15,000. On 30th September 2022, A withdrew rupees 40,000. So before this, A's capital account had a balance of 1,15,000 from 1st July. So July, August, September. How many months? 3 months. So 1,15,000 was effective for 3 months, starting from July, then August, and then September, 30th September तक 1,15,000 का कैपिटल एक अकाउंट में चला. देन 30th सितंबर को क्या हुआ? ए विड्रू 40,000, यानी उसने अपने कैपिटल में से 40,000 निकाल लिया. तो ए का कैपिटल कितना हो गया? 1,15,000 माइनस 40,000 इज 75,000. 75,000. इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये 75,000 का कैपिटल टिल ईयर एंड 31st December चला. So 75,000 was effective from 30th September till 31st December. For how many months? October, November, December. 3 months. Okay. Clear है? Next. So A के केस में capital amount of rupees 1 lakh was effective for 3 months. 1,10,000 was effective for the next 3 months. 1,15,000 for the next 3 months, and then 75,000 for the last 3 months. तो ए का इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख इंटू 3 कितना? 1 lakh capital was effective for 3 months, so 3 lakh. 1,10,000 into 3, 3,30,000. सर आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन आपको समझ में आएगा, बट एक चीज पहले बता दे रहा हूं. जैसे 1 लाख का जो कैपिटल है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी में 1 लाख, फरवरी में 1 लाख रहा, मार्च में 1 लाख रहा, तो 3 लाख 3 महीने.
देन 1,10,000, अप्रैल में 1,10,000, मई में 1,10,000, जून में 1,10,000, तो 3,30,000। 1,15,000, जुलाई में 1,15,000, अगस्त में 1,15,000, सितंबर में 1,15,000, तो 3,45,000। देन 75,000, अक्टूबर में 75,000, नवंबर में 75,000, दिसंबर में 75,000, तो 75,000 इंटू 3, 2,25,000। ऐड करो, 3,00,000 प्लस 3,30,000 प्लस 3,45,000 प्लस 2,25,000, 12,00,000। मैं ये नहीं बोल रहा कि ए का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 12,00,000 का है। 12,00,000 क्या है? इफेक्टिव कैपिटल। एंड इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है? इसी तरीके से, जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जितने मंथ्स के लिए इफेक्टिव था उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करके वी गेट इफेक्टिव कैपिटल। जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जितने मंथ्स के लिए इफेक्टिव था उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करके वी गेट इफेक्टिव कैपिटल। वेरी लॉजिकल। 1,00,000 was effective for January, 1,00,000 for February, 1,00,000 for March, 3,00,000. Then 1,10,000 April, 1,10,000 May, June 1,10,000. So 1,10,000 into 3, 3,30,000. 1,15,000 July, 1,15,000 August, 1,15,000 September. So 1,15,000 into 3, 3,45,000. 75,000 October, 75,000 November, 75,000 December, 75,000 into 3, 2,25,000. So amount of capital into the number of months. So what is effective capital? Amount of capital into the number of months का summation is effective capital. Amount of capital into the number of months it was effective का summation is effective capital. So effective capital is summation of summation यानी add. ये चारों को ऐड करना ना, 3,00,000 प्लस 3,45,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,30,000 प्लस 3,45,000 प्लस 2,25,000. So summation of amount of capital into the number of months that amount of capital was effective is equal to effective capital. So summation of amount of capital into the number of months that capital was effective for is equal to effective capital. Clear? अब ए का समझ में आ गया है तो बी का बता दो। On 1st July 2022, B introduced further capital of rupees 30,000. That is it. तो 1st July 2022 से पहले B का कैपिटल was rupees how much? 60,000. Till when? 30th June. So 60,000 was effective for how many months? 6 60. months. And then 1st July 2022, B introduced further capital of rupees 30,000. So the capital became 90,000. This was effective from 1st July till 31st December, the next 6 months. So what is B's effective capital? Summation of capital into the summation of capital multiplied by the number of months that capital was effective is equal to effective capital. So 60,000 into 6, 3,60,000. 90,000 into 6, 5,40,000. summation 9 lakh.
So B's effective capital is 9 lakh and A's effective capital is 12 lakh. So they are sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. So what is the ratio of their effective capital? 12:9. Reduced करो, बोलो. 4:3. So this is their profit sharing ratio. Okay. So पार्ट ए का आंसर मिल गया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3. क्लियर? ये ना. नेक्स्ट, इसके साथ साथ लगे हाथ एक और चीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउेबल. तो लगे हाथ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट इज 12%. तो सबसे पहले पहले पूरा डिटेल को समझना. सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. ध्यान से सुनना पहले, हाँ देखना. जैसे ए के केस में अभी इफेक्टिव कैपिटल का मीनिंग और अच्छी से ज्यादा समझ में आ जाएगा. जैसे ए के केस में 1 लाख का जो कैपिटल था, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है. तो ए के केस में 1 लाख का कैपिटल वाज इफेक्टिव फॉर 3 मंथ्स. सो 12% इंटू 3/12. करेक्ट. देन 1,15,000, sorry, 1,10,000. 1,10,000 was effective from April till June. So 1,10,000 पर 12% के हिसाब से 3/12. करेक्ट? yes or no? बताओ फटाफट. 1,15,000 का जो कैपिटल है, that was effective from 1st July, July, August, September, 3 months. So इस पर 3 months का इंटरेस्ट. Then 75,000 October, November, December, 3 months का इंटरेस्ट. अब देखो मैं क्या करूं. 1 lakh into 3 plus 1,10,000 into 3 plus 1,15,000 into 3 इधर से प्लस 75,000 into 3 into 12% into 1/12. ऐसा कर सकते हैं? ये सोनो में जवाब दो फटाफट. Yes, sir. कर सकते हैं ना. मैंने सिंपली क्या किया, 12% एंड 1/12 को कॉमन ले लिया. 12% एंड 1/12 को कॉमन लिया. कॉमन लेने से ब्रैकेट्स में क्या आया, 1 लाख इंटू 3, 1,10,000 इंटू 3, 1,15,000 इंटू 3, 75,000 इंटू 3 प्लस. तो ये जो ब्रैकेट्स में है, दिस इज व्हाट, इफ यू कैन टेल मी. ब्रैकेट्स Effective. इफेक्टिव कैपिटल. तो जब हमने पहले इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है, देन हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा.
यस और नो? अब थोड़ा सा कंसेप्ट को अपने कनेक्ट कर पा रहे हैं और अच्छा समझ में आ रहा है इफेक्टिव कैपिटल का मीनिंग। देखो अल्टीमेटली इसी अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। यस और नो? तो जब ऑलरेडी अपने इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लिए हैं, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना लॉन्ग कट मेथड यूज करके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड इफेक्टिव कैपिटल, दैट अमाउंट इंटू 12% इंटू 1/12, 1/12 करना याद रखना, बिकॉज हमने सब में से 12% और 1/12 को कॉमन लिया था। तो ब्रैकेट्स में जो अमाउंट आ रहा है, दैट इज अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सो इफेक्टिव कैपिटल इंटू 12% इंटू 1/12। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना? when already effective capital has been calculated, only in case when effective capital has been calculated, only in that case interest on capital का formula is effective capital into rate of interest on capital into 1/12। हाँ, जहां पर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया है वहां पर इंटरेस्ट ट्रेडिशनल वे में जैसे पहले कैलकुलेट किए थे ये वाला वैसे करेंगे। ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनली अपने फॉलो करते हैं। पर जिधर इफेक्टिव कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, then in that case a smarter calculation will be effective capital into rate of interest into 1/12। तो बी के केस में 9 लाख इंटू 9 लाख was effective capital, 9 lakh into rate of interest into 1/12। Can you observe one thing? The ratio of effective capital and the ratio of interest on capital is the same, and it has to be the same. The ratio of effective capital and the ratio of interest on capital is the same and has to be same mathematically. This is maths. Always effective capital and interest on capital का ratio same ही होगा, but obvious. Clear? Okay. So question का पार्ट बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने कैलकुलेट कर लिया ना। पार्ट सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या दिया हुआ है? द पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी पार्टनर्स ने बीच बीच में ये सारा बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स किया है। A drew rupees 1000 per month at the end of each month, beginning from January 2022. So A का ड्रॉइंग्स एक रेगुलर पैटर्न शो कर रहा है। A is drawing rupees 1000 per month. It's a fixed amount of drawings every month. At the end of each month, the timing is also fixed. So when a particular amount is drawn by a partner per month, a specific amount is drawn by a partner per month every month. At the end of each month, then interest on drawings का एक सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स
into rate of interest into 5.5 by 12। सर ये 5.5 by 12 का क्या लॉजिक, ये मैथ्स है इसके पीछे, अभी वो एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे। कोई दिन हमारा टाइम बचेगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, इजी है बट अभी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे। तो क्या बोला मैंने, अगर कोई पार्टनर एक स्पेसिफिक अमाउंट का ड्राइंग्स करता है हर महीने एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स यानी हर महीने 1000 रुपया, तो टोटल ड्राइंग्स मेरा 12 महीने का 12,000। रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 10% इंटू 10% इंटू 5.5/12, कितना आ रहा है बोलो, 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5/12, 550 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस्टर ए का है। क्लियर है। अगर सपोज, अगर सपोज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 5.5 की जगह 6.5 लेते हैं। यानी अगर मिस्टर ए एक स्पेसिफिक अमाउंट से 1000 रुपया हर महीने एवरी मंथ ड्राइंग्स करता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स पूरे साल का इनटू इंटरेस्ट रेट ऑन ड्राइंग्स इनटू 5.5 इंटू 6.5/12, 5.5 की जगह 6.5/12। क्लियर है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5/12, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5/12, और अगर एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ होता तो, थोड़ा लॉजिकली सोचकर बताना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5/12, एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12, तो मिडिल, मिडिल ऑफ ईच मंथ होता तो 6/12. 6/12। सो अगर कोई पार्टनर एक स्पेसिफिक अमाउंट मींस एवरी मंथ द सेम अमाउंट इज ड्रॉन, हर महीने अगर चेंज होगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। हर महीने का ड्रॉइंग्स सेम अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ is made at the beginning of each month, then interest on drawings is equal to total drawings into rate of interest into 6.5/12, middle of each month into 6/12, end of each month 5.5/12। क्लियर है, ये याद रखने वाला चीज है, ठीक है। ये 6.5, 6 एंड 5.5 के बीच में एक मैथ्स है, उसको अपने कोई दिन टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे, सीखेंगे, बट अभी एट दिस पॉइंट के लिए इसको सिंपली याद करके रख लो। टोटल ड्राइंग्स यानी ड्राइंग्स पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स 12। क्लियर है। एंड सोचो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर से चार्ज करेगा ना। अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो वही पार्टनर जब फर्म से रुपया को ड्रॉ करेगा तो फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फर्म। when partners when the firm is allowing interest on capital,
giving interest on capital to the partners, the firm shall charge interest on drawings from the partners. So this interest on drawings is a source of income for the firm. तो बोलो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो अमाउंट है ये फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करेगा या ऐड करेगा? Deduct. डिडक्ट करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर्स. अब बी के केस में बी ड्यू 1000 on 30th June and 5000 on 30th September. बी के केस में तो इट इज सिंपल. 1000 बी ने कब ड्रॉ किया? 30th June. सो 1000 के ऊपर में 10% के हिसाब से हाउ मेनी मंथ्स का इंटरेस्ट? 6 months. एंड देन 5000 कब ड्रॉ किया? 30th September. तो 5000 के ऊपर में 10% के हिसाब से 3 months का इंटरेस्ट. रिमेनिंग मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. रिमेनिंग मंथ्स, सो जून के बाद रिमेनिंग मंथ्स 6 महीना, सितंबर के बाद रिमेनिंग मंथ्स 3 महीना. रिमेनिंग मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, बिकॉज 5000 अगर वो 30 सितंबर को निकालता है तो फर्म उसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बिकॉज उसने ये 3 महीना फर्म में से 5000 निकाल के रखा हुआ है. गुड्डू समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 175. टोटल इज 175. ओके. 50 plus 125 is 175. Illustration 6. Illustration 6 में सबसे पहले लास्ट लाइन को रीड करके समझ रहे हैं. Assuming the capitals to be fixed. Capitals to be fixed का मतलब क्या होता है? यानी कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, सिर्फ वही आएगा. कैपिटल विड्रॉन इज नॉट ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट. ड्रॉइंग्स इज कि थ्रू आउट द ईयर जब पार्टनर बिजनेस में से बीच बीच में अपने घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए फर्म से रुपए को निकालता है, तो दैट इज ड्रॉइंग्स. सो व्हाट इज कैपिटल विड्रॉन? व्हेन पार्टनर इज डिवेस्टिंग, यानी वो अपना इन्वेस्टमेंट फर्म में से निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल विड्रॉन. दैट इज परमानेंट कैपिटल विड्रॉन. सो व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, देन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड जो कैपिटल वो विड्रॉ करता है परमानेंटली वो आता है. एंड बाकी जो चेंजेस कैपिटल अकाउंट के होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा. कहाँ आएगा? एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे विच इज कॉल्ड करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट का नाम ही क्या है? विच इज चेंजिंग. जिससे बैंक में करेंट अकाउंट मतलब क्या? हमेशा बैलेंस चेंज होते रहता है काफी सारा ट्रांजैक्शन होने के कारण. करेंट मीन्स व्हाट? विच इज changing always. So capital account में any further change is recorded not in the capital account but in the current account. So capital account में सिर्फ क्या आएगा? Only capital introduced whenever capital is introduced and whenever a partner permanently takes out money from the business.
राइट। एंड करेंट अकाउंट में बाकी सब कुछ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी करेंट अकाउंट में आ जाएगा। कैपिटल विड्रॉन कैपिटल अकाउंट में आएगा, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करेंट अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ये सब करेंट अकाउंट में आएगा when the capitals are to be fixed. क्लियर? तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बनाना है रिलेटिंग टू द पार्टनर्स। ये अपने को दो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 6 एंड 7। सेम क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 7 में अपने को कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट का सोल्यूशन दिया हुआ है, एंड इलस्ट्रेशन 6 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का सोल्यूशन दिया हुआ है। दोनों का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग दोनों को ही साथ में डिस्कस कर रहे हैं। सो रहीम, राम एंड रहीम start business with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000 on 1st January 2022। तो ये किधर आएगा? कैपिटल अकाउंट में। राम्स कैपिटल अकाउंट, बाई बैंक 50,000, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रहीम्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट 30,000 1st Jan। Rahim is entitled to a salary of rupees 400 per month, यानी ईयर का सैलरी विल बी 400 into 12, 4,800। अब इसके लिए एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं मैं, रहीम्स कैपिटल अकाउंट या रहीम्स करेंट अकाउंट? Rahim's current account. रहीम्स करेंट अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रहीम्स करेंट अकाउंट 4,800। सो रहीम्स करेंट अकाउंट एक तो ओपन करेंगे, जिसकी क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी 4,800। ओके। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, यानी फर्म इंटरेस्ट देता है पार्टनर को कैपिटल पर, एंड इज चार्ज, यानी फर्म चार्ज करता है, लेता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी 6% पर एनम है। कैपिटल कितना है बोलो? राम का 50,000, 50,000 का 6% बोलो कितना आ रहा है? 3,000. 3,000। एंड रहीम का 30,000 पर 6%, 1,000। हाँ, No, 800. 1,800. 1,800। So entry will be profit and loss appropriation account debit to Ram's current account 3,000 to Rahim's current account 1,800। So इसका corresponding posting Ram's current account की credit side में by profit and loss appropriation account interest on capital 3,000, Rahim's current account credit side by profit and loss appropriation account interest on capital 1,800। ड्रॉइंग्स कितना किया? ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर यानी पूरे साल में राम का टोटल ड्रॉइंग्स 8,000 है, रहीम का टोटल ड्रॉइंग्स 10,000 है। तो इधर में अपने को डेट मेंशन नहीं किया कि राम ने ये 8,000 कब कितना ड्रॉ किया या रहीम ने 10,000 कब कितना ड्रॉ किया। सो व्हेन द डेट्स आर नॉट गिवन or time periods are not given, then in that case we shall calculate
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 months. समझ में ना? सर देन व्हाई हैव यू कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फुल ईयर? वेरी लॉजिकल, because the capital was invested on the first day itself, 1st January 2022. So ये ओपनिंग डेट 1st Jan 2022 को ये कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट हो गया था, तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को। बट ड्रॉइंग्स तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, यानी साल के दौरान, क्योंकि अपने को डेट या टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, तो अपने 6 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये चीज एग्जाम के लिए भी याद रखना। सो बोलो, राम के केस में 8,000 पर 6% के हिसाब से 6 months का इंटरेस्ट इज कमिंग टू हाउ मच? 240 बोलो 240। 240 240। एंड रहीम के केस में 300 300। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को पार्टनर से मिलेगा। फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यस और नो? क्रेडिट साइड में आएगा, इसके लिए एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा रुपया फर्म जो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में से डिडक्ट माइनस कर लेगा, तो करेंट अकाउंट लेस डिक्रीज डेबिट। सो राम्स करेंट अकाउंट डेबिट 240, रहीम्स करेंट अकाउंट डेबिट 300 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 540। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राम्स करेंट अकाउंट 240, बाय रहीम्स करेंट अकाउंट 300। कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग राम्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 240, एंड रहीम्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 300। अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है, ये कैपिटल विड्रॉन है या नॉर्मल ड्रॉइंग्स है? capital withdrawn. No, नॉर्मल normal drawing. नॉर्मल ड्रॉइंग्स है। कैपिटल विड्रॉन के केस में दे विल स्पेसिफाई द कैपिटल हैज बीन विड्रॉन, टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस। दिस इज नॉर्मल ड्रॉइंग्स। कैपिटल विड्रॉन के केस में द क्वेश्चन विल स्पेसिफाई कि दिस इज कैपिटल अमाउंट विड्रॉन from the business, taken out from the business, unless otherwise it will be normal drawings. So these are normal drawings जो कि partners during the year business में से बीच बीच में निकालते रहते हैं अपने घर खर्च के लिए। तो ये वो ड्राइंग्स है। ये किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करेंट अकाउंट में आएगा? Current account. करेंट अकाउंट में आएगा। ड्राइंग्स ड्राइंग्स जब करता है पार्टनर, तो एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अपने ये ड्राइंग्स को करेंट अकाउंट में ले जाते हैं। क्या एंट्री पास होगा उसका? करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। करेंट अकाउंट में से इसको माइनस करते हैं ना। पहले क्या करते थे? कैपिटल में से माइनस, अभी कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट में से माइनस। करेंट अकाउंट माइनस यानी लेस डिक्रीज डेबिट। सो राम्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, रहीम्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, या फिर टू बैंक भी लिख सकते हैं। क्या ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल अप्रूव में क्या आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉट द ड्राइंग्स। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सो देखो, राम्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और टू ड्राइंग्स। टू कैश भी लिख सकते हैं, टू बैंक, टू कैश, टू ड्राइंग्स। एंड राम्स रहीम्स करंट अकाउंट में भी टू कैश और टू बैंक और टू ड्राइंग्स 10,000। पहले कैपिटल में से लेस करते थे, अब क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है,
तो करेंट अकाउंट में से लेस करेंगे, करेंट अकाउंट लेस डिक्रीज डेबिट। क्लियर हुआ? ओके। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी ये सारा ट्रीटमेंट करने से पहले कौन सा क्या क्या किया हमने? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन सब का ट्रीटमेंट करने से पहले द ग्रॉस नेट प्रॉफिट, the profit for the year before allowing for the terms of the partnership deed came to rupees 30,000, यानी ये सबका एडजस्टमेंट्स करने से पहले जो नेट प्रॉफिट हुआ था कहां पर दिखाई देगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको अपने कहां पर लाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किधर? क्रेडिट साइड में। कैसे? बाय नेट प्रॉफिट लिखकर। एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट 30,000 आया। एंड देन इधर में देखो, प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट्स, यानी दोनों के बीच में पीएसआर क्या है? 1:1। तो देखो पीएल अप्रो में क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टोटल आ रहा है 30,540। डेबिट साइड में पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, एंड जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है उसको हम राम और रहीम के बीच में 1:1 यानी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किधर जाएगा? उनके करेंट अकाउंट में। क्यों? बिकॉज कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी कैपिटल में केवल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ रहेगा। तो करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों के करंट अकाउंट में आ जाएगा। ओके, देन सिंपली हो चुका ये। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को करंट अकाउंट में डाल दिया। अभी कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, करंट अकाउंट को बैलेंस करो, जैसे नॉर्मल एक लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। यस और नो? क्लियर है? यस चलो, साने आपको भी क्लियर है? Yes, sir. Now, illustration 8, which is the last illustration of this unit 1, introduction to partnership accounts. A and B were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/6 share in profits. तो C का शेयर कितना है? 1/6। C को अगर 1/6 मिल रहा है तो A एंड B के लिए कितना बचा? 5/6। C को अगर 1/6 मिलेगा तो A और B के लिए कितना बचा? 5/6। A और B फर्म में पहले से पार्टनर्स थे, C को अभी एडमिट किया, एंड C को कितना शेयर दे रहा है? 1/6। तो A और B के लिए कितना बचा? 5/6। तो A और B 5/6 को अपने बीच कैसे बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ 3:2। बिकॉज ए और बी के बीच में ओल्ड पीएसआर कितना था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। 3:2। तो अभी ए और बी ये रिमेनिंग 5/6 अपने बीच में कैसे बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में। यानी 5/6 का 3/5 ए को मिलेगा एंड 5/6 का 2/5 बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिल रहा है टोटल प्रॉफिट्स में से? 5/5 कैंसल, 3/6। एंड बी को कितना मिल रहा है टोटल प्रॉफिट में से? 5/5 कैंसल, 2/6। यानी अब तीनों का शेयर, तीनों का
PSR, PSR between A, B, and C is 3:2:6, 3:2:1. Because A का share is 3/6, B का share is 2/6, and C का share is 1/6. एडमिशन के बाद, C के एडमिशन के बाद नए वाला जो फर्म है उसमें A का शेयर 3/6 है, B का शेयर 2/6 है, C का शेयर 1/6 है। तो रेशियो में 3:2:1। क्लियर है? Guaranteed, they admit C for 1/6 share in the profits and guaranteed that his share of profits will not be less than 250 lakhs. बाप रे। तो सी जरूर कुछ इंपॉर्टेंट कोई बड़ा आदमी होगा जिसको इन लोग गारंटी दे रहे हैं। एक तो सी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स है, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कभी भी सी का शेयर इन एनी केस 250 लाख से कम नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्या बोल रहा है सी को? सी जरूर बहुत पहुंचा हुआ आदमी है जिसका पार्टनरशिप में एडमिट होना फर्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो सी को क्या लालच दिया जा रहा है कि हम तुम्हें प्रॉफिट में 1/6 शेयर देंगे, एंड कभी भी कोई भी साल तुम्हारा शेयर 250 लाख से कम नहीं हो सकता, ये गारंटीड है। तभी जाकर सी एडमिट हुआ है कि इसको पता है कि 250 लाख से ज्यादा शेयर मेरे को मिल जाएगा। यानी सी का शेयर जो होगा 1/6 जो नॉर्मल तरीके से निकलेगा वो, या फिर 250 लाख जो गारंटीड है वो, दोनों में से जो हायर होगा वो सी को मिलेगा। नॉर्मल वे में जो प्रॉफिट का 1/6 सी का शेयर होता है, या फिर 250 लाख जो सी को गारंटीड है, दोनों में से जो हायर होगा वो सी को मिलेगा। बिकॉज सी को कम से कम 250 लाख का प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स अ मिनिमम सी विल गेट। तो अगर नॉर्मल शेयरिंग करने से 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट जो सी का होता है वो अगर ज्यादा हुआ तो वो मिल जाएगा, बट अगर वो 250 लाख से कम हुआ तो कम से कम 250 तो मिलेगा। तो इसलिए विच एवर इज हायर। क्लियर है? टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वर 900 lakhs। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया इस साल? 900, 900 lakhs। अभी 900 lakhs को ए, बी और सी में बांटो, किसका कितना शेयर आ रहा है बोलो? ए का 900 में 3/6 कितना? 450 lakhs। बी का 900 में 2/6 कितना बोलो? 300 lakhs। एंड सी का 900 में 1/6 कितना? 150 lakhs। एडमिशन के बाद ए, बी, सी का शेयर हो गया था 3:2:1। अगर अपने 900 को 3:2:1 के रेशियो में बांटे तो ए का शेयर 450, बी का शेयर 300, सी का शेयर 150 lakhs आ रहा है। बट सी को गारंटी कितना का दिया गया था कि कम से कम तुम्हें 250 lakhs का शेयर मिलेगा। अभी इधर में जब नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएसआर के रेशियो में, तो सी के पाती कितना आ रहा है? 150 lakhs। तो सी को कम से कम कितना चाहिए? 250 lakhs। तो शॉर्टफॉल डेफिशिट कितना का हो रहा है? 100 lakhs, है ना? तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म
फर्म ने गारंटी दी है। तो इफ द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, देन इन दैट केस प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, देन सी को सबसे पहले 250 लाख दे देंगे, 250 लाख दे देंगे, 250 लाख दे देंगे सबसे पहले सी को 250 लाख देकर देन बाकी जो प्रॉफिट बच रहा है 900 लाख माइनस 250 कितना रहे? 650 ना। बाकी जो 650 लाख बच रहे हैं वो ए और बी के बीच में बांट देंगे। इन व्हाट रेशियो बोलो? 3:2। 3:2, यस और नो? तो ए का शेयर हो जाएगा 350 लाख का 3/5, 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। ए और बी के बीच में रेशियो कितना है? ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर है 2/6। तो ए और बी दोनों के बीच में आपस में रेशियो क्या है? 3:2 का। तो ये जो 650 लाख का प्रॉफिट अपने को बांटना है वो ए और बी के बीच में बांटना है। तो कैसे बटेगा ये? 3:2 के रेशियो में। तो ए को मिलेगा 650 का 3/5, कितना आ रहा है? 390। एंड बी को 650 का 2/5, कितना आ रहा है बोलो? 260। So where guarantee is given by the firm, then पहले सी को 250 लाख दे देंगे। देखो, when the guarantee is given by the firm, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ए बी सी तीनों का पीएसआर के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट को निकालेंगे। तो हमने निकाला, ए का रहा है 450, बी का रहा है 600 एंड सी का रहा है 150। तो हमने ये देखा सी का पीएसआर के अकॉर्डिंग, पीएसआर के अकॉर्डिंग जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कम आ रहा है देन द अमाउंट guaranteed to him। तो इन दैट केस पहले सी को जो गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट है 250 लाख का वो दे देंगे। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा सी को शेयर देने के बाद 900 माइनस 250 इज इक्वल टू 650 लाख, वो ए और बी के बीच में बांटेंगे। अब ए और बी के बीच में कैसे बटेगा ये? ए और बी का रेशियो क्या आपस में? ए का शेयर था 3/6, बी का शेयर था 2/6। तो इन दोनों के बीच आपस में रेशियो इज 3:2। तो 650 लाख के प्रॉफिट को हम लोग ए और बी के बीच में 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। यानी 650 का 3/5 ए को एंड 650 का 2/5 बी को। तो ए के पाती आया 390 एंड बी के पाती आया 260। दिस इज व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। क्लियर है? व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए ओनली, तो सी का जो 100 लाख का डेफिशिट हो रहा है ये किसके शेयर में से कटेगा? सिर्फ और सिर्फ सी का जो 100 लाख का डेफिशिट हो रहा है वो किसके शेयर में से कटेगा? सिर्फ और सिर्फ ए के ए शेयर में। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 350 और सी का 250। यानी ए के शेयर में से 100 निकालकर सी को, तो सी का शेयर बना 250, ए का बना 350 एंड बी का 300। व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, यानी सी का जो 100 का डेफिशिट है वो किस में से कटेगा? ए और बी दोनों से इक्वली, यानी 50 लाख 50 लाख करके। यानी ए का शेयर में से कटा 50 लाख, बी का शेयर में से कटा 50 लाख करके ए को मिला 100। तो ए का कितना बना? 400 लाख, बी का
250 ना, 250 lakhs, एनसी का 250। क्लियर है? देख लो, इसमें दिया हुआ अच्छे से एक बार देख लेना। राइट, सो विद दिस हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स के सारे इलस्ट्रेशंस को क्लास में डिस्कस करके सॉल्व कर लिया है। अभी होम टास्क हमारा, जैसे कि हर चैप्टर के केस में होता है, ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑफ द चैप्टर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। एंड देन इस चैप्टर के पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज, आरटीपीज एंड एमटीपीज में से इस यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट, क्लियर है? समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है ये चैप्टर? यस और नो? यस सर। सानिया क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलो, तो इसको एक बार इलस्ट्रेशंस को भी खुद लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व करेंगे, एंड देन पीवाईक्यूज, एमटीपीज एंड आरटीपीज को भी साथ में सॉल्व करना है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।